एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय प्रभनूर, बिना समझे कॉपी मत करना। यस मैम। बिना समझे क्वेश्चन कॉपी मत करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब। तो इस केस में क्या है, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको अकेला एक्स नहीं दिया हुआ, आपको अकेला 5 एक्स और 1/x नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 25 दिया हुआ है साथ में। तो जिसको हम लिखते हैं, आई विल राइट दिस एज एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, 8 3/2, मैं इसको 43/5 लिख दूं। 8 3/5 इज 43/5, इस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हुआ क्या है, आपने जो फॉर्मूला लगाना है, अब तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, हम फॉर्मूला लगा रहे थे, वो x+1/x का था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x+1/5x। और स्क्वायर दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, तो एक तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्यूब के बारे में पूछा हुआ है तो क्यूब का फॉर्मूला भी लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+1/5x होल स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आते हैं ना हमें, ये तो लगाना आता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/5x। अगर रेसिप्रोकल में x दिया हो ना, फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में हमारी 2ab वाली टर्म, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसमें x नहीं आएगा, उसमें कोई फ्रैक्शन आ गई, अब तक 2 आ रहा था, यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो आपको x+1/5x, एक्स का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला लगाया, तो x² + 1/25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 43/5, वो मैंने यहाँ पे पुट कर ली। और ये x कैंसिल होने के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, 2/5। समझ में आई बात आपको। तो जहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर 25 एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहां लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपने उस तरह से ही टर्म्स को स्क्वायर करना है। समझ में आ गया। तो कभी कभी दिया होता है 25 एक्स स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, तो आपने 5x + 1/x लिखना है। आपकी ये वाली टर्म 2 इंटू 5x इंटू 1/x हो जाएगी। 2ab, बस उसमें ही फर्क पड़ेगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही होगा। इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बार बार जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने आपको कहा था इसमें सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। घूम फिर के जा रहे हो, हर जगह जाकर फॉर्मूला लिख रहे हो। ठीक है ना। इट्स समथिंग लाइक हमने एक मैप खोला, हम देखते हैं इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाए, हम एक्चुअल रास्तों पर जाकर ही पता कर रहे हैं कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही फॉर्मूला यूज करोगे, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही यूज करोगे, वहां क्यूब नहीं यूज करेंगे। क्यूब का फॉर्मूला है तो क्यूब ही लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। तो इससे क्या हुआ देखो, मेरे पास आ गया x+1/5x का होल स्क्वायर एज 9। तो जिससे मेरे पास x+1/5x की वैल्यू आ जाएगी, मैंने अब तक आपको करवाई थी, +-3 लिख दो। ठीक है ना। जब भी स्क्वायर को कैंसिल करते हो ना, आपने +-3 लिखना है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, इतना क्लियर हो गया, हमें +-3 लिखेंगे। अच्छा, आप लोग को यूक्लिड्स है, नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं था। बट वो इवैल्यूएट, मतलब पेपर्स में नहीं आएगा। ठीक है, तुम लोग सबको यूक्लिड्स है, बताया कुछ, चैप्टर 5 ओवरऑल। नहीं नहीं, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको 2 3 दिन लगते हैं, तो मैं उससे ना स्टार्ट करके लाइन देखो, क्वाड्रिलेटरल्स इज द मेन थिंग, लाइंस एंड एंगल्स तक मैं, और ट्रायंगल्स तक मुझे पता है, बहुत कंफर्टेबली रिवीजन करवा दूंगी। आपकी लाइंस ट्रायंगल्स की रिवीजन आप खुद करोगे, तुम दोनों के केस में मैं क्यों थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, बिकॉज यू विल डू रिवीजन ऑन योर ओन। मैं तुम्हें क्वेश्चन सारे करवा दूंगी क्वाड्रिलेटरल्स के। वो तुम्हारी ना क्वाड्रिलेटरल्स और उसकी रिवीजन वो तुम्हारे सिर पे हो जाती है कि तुम्हें खुद करना है, क्योंकि क्लास में लाइंस एंड एंगल्स तक बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो ट्रायंगल्स तक बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसके टेस्ट भी हो जाएंगे। सिर्फ कॉन्वेंट का लास्ट ईयर भी क्वाड्रिलेटरल्स था, इस साल भी है। ठीक है, तो इनको मैं रिविजन्स करवाती हूँ बैठकर, उस टाइम पे ये मुझे टेस्ट देते हैं, आप लोगों को मैं आगे क्वाड्रिलेटरल्स करवाऊंगी। विच इज फाइन, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी तरह के क्वेश्चन है, एक तरह के हैं, बार बार वही लिखना है। पर वो रिविजन तुम्हारी खुद की होगी फिर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि मैं रिवाइज भी करवा सकूं, होगा तो मैं तुम्हें टेस्टिंग वगैरह एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत कुछ करवा दूंगी उसमें। ठीक है, मुश्किल नहीं है, तुम लोग मैनेज कर लोगे, तुम्हारे साथ ये कंफर्टेबल है। एक होता है कि बच्चा थोड़ा सा वीक है मैथ्स में, उसको इन सब करवाना, फिर उसको समझ नहीं आता है। ठीक है, वो चीज नहीं होगी। तो तुम्हारी, हमारा इसमें ना पीरियड्स की शॉर्टेज होती थी, कॉर्डियल्स
क्वाड्रिलेटरल्स की सबसे ज्यादा यूज मिलता था 20 मिनट एटलीस्ट नीडेड। हाँ, तो वो कैंसिल भी हो सकता है, बाकी पता नहीं, पर पिछले साल था तभी कह रही हूँ, पिछले साल बाकी सबका नहीं था, बाकी सबने सिलेबस अपना बड़े अच्छे से दिया हुआ था। चलो अब क्या करना है तुमने, ये देखो, एक्स प्लस वन बाई एक्स, 5x की वैल्यू दे दी आपको, एक्स क्यूब निकालना है। तो नाउ यू हैव एक्स प्लस वन बाय 5x की वैल्यू। मैंने कहा था जब आगे क्यूब करना हो तो 3 के साथ कर लो, मतलब +3 ले लो, -3 को इग्नोर कर सकते हो। दो क्वेश्चंस ना बनाओ, इतना हम लोग कंफ्यूज ना हो कि +3 के साथ भी करें माइनस के साथ भी करें। तो +3 आपने ले ली। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, या क्यूबिंग बोथ साइड्स की जगह, क्योंकि मुझे क्यूब की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं फॉर्मूला लगाती हूँ एक्स प्लस वन बाय 5x का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1/5x का होल क्यूब +3 इंटू एक्स इंटू 1/5x, और यहां से आ जाएगा x प्लस 1/5x। x प्लस 1/5x का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/5x का होल क्यूब, ये x और x कैंसिल हो गया। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हें दी है, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब प्लस 3/5, x प्लस 1/5, x हमने 3 निकाला। बात समझ में आ गई है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर की जितनी भी क्लासेस हैं आज मैं रात को सारी अपलोड कर दूंगी, कल आपको टाइम मिलेगा, जो भी डेट वाइज क्लास आपकी मिस हुई है आप उसे देखकर नोट करके, परसों टेस्ट देना है, पर जो टेस्ट देना है वो सबने किया हुआ है, वो हॉलीडे से पहले वाला है। एक तो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पे जो क्वेश्चंस करवाए थे, फैक्टर थ्योरम जिसमें फैक्टराइज था, टाइप 5 वाले क्वेश्चंस दिए थे, और एक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो वाले क्वेश्चंस होंगे, और एक a² - b²। ये 3 तरह के क्वेश्चंस, प्लस वो डिग्री 1 मार्क तो है ही है, डिग्री निकालो उसकी, कोएफिशिएंट्स बताओ, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। और अगर मुझे लगेगा कि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की a+b होल क्यूब फॉर्मूला का क्वेश्चन अगर लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्या चाहिए। तो यहां से आ जाएगा 27x³ प्लस 1/125x³ प्लस 9/5, बस इसको यहां सब्ट्रैक्ट करना है, और आपके पास x³ प्लस 1/125x³ इज 27 - 9/5 आ जाएगा, विच इज 135/-9/5। कितना हो जाता है, 126। सो इसका आंसर हमारे पास आ गया, x³ प्लस 1/125x³ इज 126/5। दिस इज द आंसर। मैंने इससे करा आंसर सही था ना। आंसर तो सेम आएगा। मैंने कहा था ना फॉर्मूला एक जैसा, तुम एक्स वो भी लगा सकती हो कि a - b, सिंगल टर्म्स को हमने कर दिया, वो भी कर सकती हो। उसका फायदा था क्योंकि यहाँ पे x² दिया हुआ था, अदरवाइज तुम्हें वो निकालना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। अब ये वाला क्वेश्चन लो, सबने लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रभनूर और, यस मैम। चलो अब हमारे पास है x - 2/x = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 8/x³। x³ निकालना है तो क्या करना चाहिए हमें, इसको बेसिक जो हमारी लीनियर वाली टर्म होती है उसको क्यूब का फॉर्मूला लिख दो, सबसे आसान काम ये होता है। ठीक है, तो मैंने x - 2/x होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, विच इज x³ -2/x का होल क्यूब -3 × x × 2/x, x - 2/x। सो दिस इज 3, इसका होल क्यूब कर दिया, x³ माइनस ये 8/x ही आ जाएगा, 8/x³, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, ये माइनस है, x की टर्म देखो फिर से कैंसिल हो गई, यहां 6 आ गया, x - 2/x क्या दिया हुआ है, सो दिस इज 27 + 18 x³ - 8/x³।
क्यूबिंग का फॉर्मूला लिखा बेटा, ए माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूलाज अपने पास खोलो, क्या होते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab ए माइनस बी, ये वाला कैंसिल हो गया। 3 2 6, ये वैल्यू यहां से हमारे पास होती है, हम उसको डाल देते हैं बस। ये वाली टर्म की वैल्यू लेफ्ट साइड 3 कहाँ इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, ये इसके बेसिस पे ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो 27 + 18 होता है 45। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा सबको। एक्स क्यूब माइनस 8/x³ इज 27 + 18 विच इज 45। ये वाले क्वेश्चन होगा एक ही, चाहे टेस्ट में आ जाए, तुम्हारे क्लास टेस्ट में या फाइनल्स में आ जाए। पता नहीं सितंबर में नहीं आया, दिसंबर में आने के चांसेस है, होता एक ही है। इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आएगा पेपर में एक ही। चैप्टर मैंने 2 पूरा करवाया है ना, भर के करवाया है, उसमें से 5-6 क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आएंगे। फैक्टराइज करना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, वो इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये ऑलमोस्ट खत्म है, इस पे और नहीं करवा रही बस मैं। ठीक है, इसमें मैं करवाती रहूंगी, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, बट जस्ट समथिंग वी कैन स्किप फॉर नाउ। अब हमारे पास है फैक्टराइज, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। की फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगता उसमें क्यूबिंग का। वो जो मैंने 15 क्वेश्चंस आपको क्लास में दिए हैं ना, आप मान लो उसको रट लो, देख लेना उसमें से कोई एक क्वेश्चन होगा, उसके बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। नंबर्स भी वही सेम होंगे क्योंकि बने ही वो हुए हैं। ठीक है, ये वाला है। देन टू फाइंड डिग्री कोएफिशिएंट, फिर जीरोस होते हैं, टू फाइंड जीरोस, इंटेग्रल जीरोस। ये थोड़ा बहुत इन बिटवीन में आपको इनका इनके बारे में बता दूंगी, ये पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम के साथ ही है। ठीक है, जीरोस, इंटेग्रल जीरोस या रियल जीरोस बोल देते हैं सबसे, तो बात वही हो जाती है। ठीक है, देन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे ना, इनमें से एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कोएफिशिएंट होता है ना, फाइंड के। दिस इज अ जीरो, दिस इज अ दिस डिविजिबल करोगे तो फैक्टर है, और या रिमाइंडर इतना आता है। याद है ना, पहले बहुत क्वेश्चंस करवाए थे, वो वाला है। ठीक है, फिर हमारे पास जो फॉर्मूला थे वो थे a² - b², देन a+b² डायरेक्टली a+b² a-b² नहीं आता, a² - b² आता है। एक और चीज लिख लो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, उस पे भी क्वेश्चंस करवाए थे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का फैक्टराइज। बताती हूँ ना, इंटेग्रल जीरोस कुछ नहीं है। अगर मैंने तुम्हें कहा x+3 फैक्टराइज हुआ है, x+2, x 2x - 3, तो इसके जीरोस क्या है? -3, -2, 3/2। इसमें इंटीजर कितने हैं बताओ, इन तीनों में से कौन से इंटीजर्स है? बस आपको ये लिख कराना है, इंटेग्रल रूट्स आर -3 -2। इंटेग्रल मतलब इंटीजर वाले रियल होते हैं कि फ्रैक्शंस भी चलेंगे, कुछ भी चलेगा, इरैशनल भी होंगे। कभी कभी कहते हैं रैशनल रूट्स, रैशनल जीरोस, मतलब इरैशनल नंबर्स को हटा देना है। ठीक है, कुछ खास काम नहीं है, वो मैं आपको कभी टेस्ट के बाद ही क्वेश्चंस के साथ करवा दूंगी। तो a² - b² इसका तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, आपका जो a² - b² का फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये वाले पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। जो क्यूब के फॉर्मूलाज होंगे ना आपको सारे, जिसमें a+b² इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ देते हैं कि इसको एक्सपैंड करो, या आपको a+b² की एक्सपेंशन दी हुई है, इसको फैक्टराइज करके लिखो, तो आपने यूजिंग फॉर्मूला लिखकर समझना है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में है। a+b² a-b³ a³ + b³ इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, a³ - b³ भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको लिखा हुआ है 27x³ + 64y³, इसको फैक्टराइज करो। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मुझे a³ + b³ दिया हुआ है। डायरेक्टली 3 नंबर में, 2 नंबर में आ जाएगा फैक्टराइज। ठीक है ना, तो ये वाले क्वेश्चन स्क्वायर वाले क्योंकि आप लास्ट ईयर करके आए हो, a² - b² क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, तो वेरिएशंस वाले क्वेश्चन आएंगे। पावर 4 आ जाएगी, पावर 8 आ जाएगी, या फिर आपको याद होगा कि एक तो बनती है टर्म, एक में हम a+b² या a-b 3 टर्म्स को इकट्ठा करके लगाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इस तरह में कवर हो जाते हैं। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला फॉर्मूला, और इसकी कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये तुम्हारे पूरे चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास आते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आती है एप्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिटीज ऑन नंबर्स, जिसमें आपको लिखा होता है विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द वैल्यू। क्या आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा? ये मैंने आपको छुट्टियों के बाद करवाए हैं, ये वाले जुलाई में होंगे। ठीक है, फॉर्मूला टू बी अप्लाइड ऑन नंबर्स विदाउट कैलकुलेशंस लिखा होता है आपकी वर्कशीट में। दिस इज टाइप 9, टाइप 9 करके क्वेश्चंस लिखे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया हो 10.3 का होल क्यूब निकालो, मल्टीप्लाई नहीं करना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है, या 96 इंटू 104 करो। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस कह रही हूँ एग्जाम्पल। और फिर जो मैंने आपको करवाए हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्म्स। ठीक है, जिसमें a प्लस बी इक्वल्स टू 3 दिया होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज टाइप 10। अब इन वाले में ना कभी कभी आते हैं, मतलब ये तो क्वेश्चन फिर भी पेपर में दिख जाएगा। ये भी हो सकता है कभी, अगर मुझे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देना, मुझे ये नहीं देने, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं देना, मैं ये वाला क्वेश्चन दे दूंगी। या फिर जो ये आइडेंटिटी है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इस कैटेगरी में कवर हो जाती है। आपकी जो वर्कशीट है, आई वुड टेक पॉलिनोमियल्स में ना, आपकी अगर वो पूरी वर्कशीट आप कर लेते हो, सारी फैक्टराइजेशन प्लस ये वाला फॉर्मूला तो स्पेसिफिकली उसमें से आपको इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। इसमें सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन सब कवर्ड है, जितने भी इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है ना, सब कवर्ड है। ठीक है, और इसके बाद अगर एमसीक्यूज करने हैं तो लुक फॉर एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में थोड़े बहुत डिफिकल्ट वाले एमसीक्यू सारे दिए हुए हैं, उसकी एक ही एक्सरसाइज होगी 2.1, वो अच्छे से कर लेना। एक तो क्वेश्चन रेपिटेशन में भी दिखेंगे, अगर नहीं दिखेंगे तो क्लास में करवाए होंगे कहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज बहुत हो गया, अब इसको खत्म करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। चलो, बहुत तुम्हें वो तो हो जाएगा, वो 2-3 दिन की बात है, बहुत लंबा थोड़ा चैप्टर नहीं है। उसमें ग्राफ है, ग्राफ्स के बाद उसमें है, शुरू होती वही स्टार्टिंग बस। तो बात नहीं, लाइंस एंड एंगल्स कर लो, थोड़ी ज्योमेट्री हो जाएगी, उसके बाद स्टैट्स करवा के, ट्राइंगल्स करवा के, स्टैट्स बहुत आराम से हो जाएगा। स्टैट्स इज ऑल अबाउट ग्राफ, सारा ग्राफ है उसमें। चलो, अब आते हैं चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। यूक्लिड्स होगा, यूक्लिड्स भी 2 या 3 दिन का काम होता है। ठीक है, यूक्लिड्स बहुत रट्टे वाला चैप्टर है, आपको बस लर्न ही करना है, उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बहुत बेसिक्स है मैथ्स की, ज्योमेट्री की, जो हम समझते हैं। अब आ जाओ, ये है हमारा चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो जो बेसिक टर्म्स हमने यूज करनी है इस चैप्टर में, सबसे पहली टर्म, जो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है ना, वो एक डॉट या एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, यूक्लिड्स में सारा करवाते हैं, 2 पॉइंट्स को मिला देते हैं, या बहुत सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास बनती है लाइन। सो लाइन इज समथिंग विच हैज नो एंड पॉइंट, विच हैज नो डेफिनेट लेंथ, एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो ये होता है ना लाइन सिंगल, और ये एरो लगा के। फिर होता है लाइन सेगमेंट। तो जो यूक्लिड हम छोड़कर आए ना चैप्टर 5 में, वो यही कहता है कि कभी भी लाइन सेगमेंट को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट बन रही है ना, ए बी, थोड़ा सा कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइन सेगमेंट ही रहेगी, इसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ रे। सन रेज होती है वन फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इंडेफिनेटली ऑन द अदर साइड। तो रे भी जो होती है वो भी एक साइड पर एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो अगर दो रेस के
जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनको जोड़ दें तो हमारे पास बन जाता है एक एंगल। एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज। ठीक है, तो जो ये एंगल का ये वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये होती है आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक हो गया इतना? एंगल्स के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, कि इसके बारे में एक दो चीजें सिखानी है जो जरूरी आएगा। उसके पहले एक चीज समझो, कुछ टर्म्स हैं। डू वी नो अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स? हमें पता है इसके बारे में? कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? नहीं पता। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, देखो, आप कभी भी दो पॉइंट्स को मिलाओगे ना, क्या मैं इनसे दो पॉइंट्स मैंने रैंडमली मार्क किया, आप अपनी नोटबुक पे दो पॉइंट्स मार्क करो, एक स्केल उठाओ, क्या उन दो पॉइंट से एक लाइन बन सकती है? वो दोनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे हमेशा, Yes, है ma'am. ना? एक पॉइंट से दूसरे तक जाना है, सीधी Yes, लाइन कर ma'am. करती है ना। अगर नहीं समझ में आता तो रात में स्टार्स को देखना, स्टार्स बहुत पॉइंट्स रैंडमली होते हैं, दो स्टार्स उठाओ तो दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। देखो मैं ही कर देती हूँ यहां पर, है ना, हो जाते हैं। तो दो पॉइंट्स के साथ एक सिंगल लाइन हमेशा बनेगी, ठीक है। लेकिन जब तीन पॉइंट्स, मिनिमम कितने चाहिए? तीन, दो के साथ तो बनी रही है, एक के साथ तो कोई लाइन नहीं, एक तो ही बैठा हुआ है यहाँ पर, क्या करेगा? कुछ नहीं। दो है तो मैंने रास्ता बना दिया कि स्ट्रेट ऐसे चले जाओ। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी इस लाइन पर आ जाता है, देन वी से कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर के लिए जरूरी चीज क्या है? थ्री और मोर पॉइंट्स, नॉट टू और मोर, थ्री और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। अगर तीन पॉइंट्स या उससे ज्यादा, जितने मर्जी ले लो, जब वो सेम लाइन पे लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर मैंने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए ना तो क्या बनेगी फिगर? इफ आई टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्या होता है? हमेशा ट्राइंगल बनेगा। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे तो ट्राइंगल एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। ये देखो ना, इसकी मूवमेंट आप कर रहे हो, उसको उठा उठा कर यहां पर ले आओगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो मिनिमम थ्री पॉइंट्स इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर होगी बात है? ठीक है, एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है। कोलिनियर पॉइंट्स भी नो, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे जो सेम, तीन पॉइंट्स मिनिमम जो सेम लाइन पे लाइन नहीं करते वो नॉन कोलिनियर है। दो तो होते ही कोलिनियर है हमेशा, तीन होंगे या तीन से ज्यादा। ठीक है, फिर एंगल्स की बात हो गई। अब आते हैं, एक चीज और मैं आपको करवा रही हूं। अगर हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करवाते हैं तो वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? एक। दो लाइंस हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब जो तीसरी लाइन मान लो मैं ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, ये लिख लो, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, या टू लाइंस कैन हैव ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट। ये यूनिक होता है, हर एक का वन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। लाइंस में हमेशा वन इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, यूक्लिड ने यही बेसिक्स है ना, उसने अपनी बुक बना दी थी। बिकॉज बैक इन, ये हम कहते हैं ना ऑब्वियस है ये चीजें, तो चीजें जो ज्योमेट्री में बहुत ऑब्वियस थी, जो हम सब यूज कर रहे थे बैक इन, ये तो ऑब्वियस है, दो लाइन है तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। बट इस चीज को मानने के लिए ना कुछ लोग तैयार नहीं होते थे कि ये यूज कर सकते हैं कि नहीं। इज इट वेरी ऑब्वियस? बिकॉज बैक इन टाइम जब सिविलाइजेशन शुरू हो रही थी, मैथ्स अभी डेवलप हो रही थी, जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड ने क्या किया, इन सभी चीजों को इकट्ठा करके अपनी बुक्स पब्लिश कर दी कि ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ही है। इफ आई से लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दैट इज ट्रू, दैट इज यूनिवर्सल फैक्ट। उसने उन फैक्ट्स को इकट्ठा किया और एक बुक बना दी जो आज हम ऑब्वियस करके यूज करते हैं कि तो ऑब्वियस ही बात है। अब मैंने लाइन के बारे में बोला, नो डेफिनेट लेंथ, तो बैक एट दैट टाइम वो नो डेफिनेट लेंथ का मतलब भी समझाना उनको जरूरी था कि नो क्या हुआ, डेफिनेट क्या हुआ। डेफिनेट का मतलब क्या है कि चलते जाओ चलते जाओ, आप पूरी यूनिवर्स को कवर कर लो, हाँ बिल्कुल कर लो, उससे भी आगे जा सकते हो, उससे भी आगे चले जाओ। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय नो डेफिनेट लेंथ। तो इन चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन किया इन मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, अब दो इंटरसेक्शन पॉइंट तो सिर्फ एक ही होगा दो लाइंस का हमेशा, राइट? सो टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट एट मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन जो तीसरी लाइन मान लो जा रही है, तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, सो थर्ड लाइन कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, थर्ड लाइन कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, थर्ड लाइन कैन गो लाइक दिस ऑल्सो।
ठीक है, लेकिन जब वो तीसरी लाइन सेम इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करे, तीसरी लाइन तो जैसे मर्जी जा सकती है, लेकिन इनमें से कोई एक लाइन होगी जो सेम इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाएगी। तीसरी लाइन जरूरी नहीं है सेम पॉइंट से जाए, उसके पास बहुत सारे वेज है जाने के लिए, इन लाइंस को इंटरसेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर वो सेम इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, लिखो, 3 or more लाइंस हैविंग सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, इनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ये बहुत बेसिक है ज्योमेट्री के। कॉन्करेंट लाइंस क्या, बहुत कम चांसेस है कि यूज करोगे, वर्ड भूल भी जाओगे, बिकॉज इसको यूज नहीं किया जाता है आपकी वाली में। आपकी वाली ज्योमेट्री जो भी आपको पढ़ाया जाता है ना, उसमें कॉन्करेंट लाइंस बहुत कम है, ये वर्ड कभी आए भी। पर इसलिए बता रही हूं क्योंकि समटाइम्स आई माइट से कि ये तीन चीजें कॉन्करेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट लिखो। अब आते हैं जरूरी चीज, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स की आर्म्स होती हैं, एक वर्टेक्स होता है, एंगल का नाम लिखना आता है ना, एंगल एओबी। मतलब वर्टेक्स क्या होगा, इफ आई एम राइटिंग एंगल एओबी, तो वर्टेक्स क्या है एंगल का, ओ, यहां से ऐसे बन रहा है ना, दिस इज ओ, ए यहां लिखो, चाहे इसको ए यहां लिखकर बी लिख दो, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, बट वर्टेक्स शुड बी ओ। तो एंगल लिखना आता है ना, ये तो 6th में सिखा देते हैं एंगल को लिखना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, लिखो, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो बेस्ड ऑन द मेजर, एंगल की मेजरमेंट के हिसाब से हमने एंगल्स को नेम किया हुआ है। तो एक होता है एक्यूट एंगल, सो जो एंगल की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है ना, तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। क्लियर है इतना? ठीक है, छोटा सा एंगल है, बड़ा प्यारा सा, तभी उसको लिखा है क्यूट एंगल। ठीक है, सो इट्स एन एक्यूट एंगल, राइट। अब उसके बाद एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होता है, राइट एंगल। ये तो पता है ना, इसके अलावा भी हमें 2-3 एंगल्स करने हैं। सो दिस इज अ राइट एंगल, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। राइट एंगल होना मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट आल्सो वी नो। ठीक है, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 और 180 के बीच में हो। एग्जैक्ट 90 होगा तो राइट एंगल हो गया, तो 90 से बड़ा चाहिए। इवन 90.1 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, 90.01 ऑल्सो इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्ट 90 होता है, देखो ड्रॉ करने की बात अलग है आपकी। आप कंपास लेकर डी लेकर 90 डिग्री ड्रॉ करते हो, आपकी एरर होती है कि हमने +1 -1 डिग्री एरर ले लिया, +2 डिग्री -2 डिग्री एरर ले लिया। लेकिन 90 का मतलब है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जाना है, हमें सीधा जाना है बिल्कुल। समझ में आ गया? सो इवन इफ इट्स गिवन 90.01, वो आपका राइट एंगल नहीं है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो हम ले लेते हैं उसको कि ठीक है थोड़ी सी गलती है, वो एरर ले रहे हैं हम उसमें। समझ में आ गया? बाय डेफिनेशन उसको चेंज नहीं कर रहे, डेफिनेशन तो 90 डिग्री ही रहेगा। क्लियर हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया लाइक दिस। समझ में आ गई बात? ये मोर देन 90, लेस देन 180। अब देखो मैंने ना 90 डिग्री बॉर्डर लाइन एंगल हुआ इन दोनों के बीच का, उसको हमने राइट एंगल नेम दे दिया। स्टार्टिंग तो 0 से हुई थी, तो 0 डिग्री जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। एग्जैक्टली 0 डिग्री ड्रॉ करेंगे ना, इसका मतलब है वो जीरो एंगल। मतलब ये पॉइंट से स्टार्ट किया हमने, एक रे बनाई एंगल के लिए, यही करते हो ना, एक पॉइंट मार्क करते हो, एक रे बनाते हो, आपने उसी रे पर दूसरी रे ड्रॉ कर, दिस इज माय जीरो एंगल। समझ में आ गया? बॉर्डर लाइन 0 ले लिया हमने, देन वी हैव एग्जैक्ट 90। सो नेक्स्ट वी हैव 180 वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अच्छा, 180 डिग्री एक लाइन भी होती है ना, इसको स्ट्रेट एंगल ही बोलेंगे, या फिर एंगल ऑन अ लाइन। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, या स्ट्रेट एंगल ही होगा। ठीक होगी बात ये? तो अगर मैं कहती हूँ कि किसी एक एंगल को हमें हमें एक ऐसा एंगल दिया हुआ है, दिस इज वन ऑफ अ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में, कि ये एंगल दिया हुआ है
ठीक है, इसके बीच का मेजर क्या हो कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। इनकी आर्म्स को कैसे रखूं, किस एंगल पे रखूं कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। 180। बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि सो दैट इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या कहोगे कि इसको ऐसे रखा हुआ है, इसको इधर लेकर आ जाओ। समझ में आ गया, ये आर्म मूव करके यहां पर आ गई, सो देन दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। एक चीज इसमें और है, लिखो, अगर एंगल 180 से बड़ा हो, ठीक है, 180 से बड़ा एंगल कोई भी अगर मेरे पास आता है तो उसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। ऐसे एंगल बनाया, ये वाला इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा। अब फिर से बॉर्डर लाइन आ गई मेरे पास, 360 वाले एंगल को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ठीक है, सो अ कंप्लीट एंगल जो पूरा घूम जाता है ऐसे, दैट वी से इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड इट्स अ कंप्लीट एंगल। तो सर्कल में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लिखो। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। किन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, जिन एंगल्स में एक आर्म जो है वो कॉमन होती है। टू एंगल्स में एक आर्म कॉमन है। सो देखो ये दिया है मैंने, इनको नेम दे दिया AOBC। सो एडजेसेंट एंगल्स क्या हुए, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। AOC एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ये तो एडजेसेंट है, लेकिन एंगल AOC एंड एंगल AOB आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 71, इसको नाम लिख लो, ये बहुत ही बेसिक चीज है। कभी कभी असर्शन रीजनिंग में गलती कर लेते हो या कुछ क्वेश्चंस में। पेज 71 एडजसेंट एंगल्स के साथ में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें मार्क कर लो अपनी बुक में लाइन, टू एंगल्स आर एडजसेंट। बुक खोलो भाई, पेज 71, टू एंगल्स आर एडजसेंट। हाँ जी, उपांशु बुक है तुम्हारे पास? मैम एनसीईआरटी। हाँ जी, एनसीईआरटी बता। हाँ जी। हाँ या खोलो। और तुम प्रभनूर? मैम खोल लो। पेज 71। बुक के बिना क्यों आते हैं? वो तो मैंने तुम्हें बुक उसमें से नहीं करवाई है, उसके क्वेश्चंस रह गए। बुक तो पॉलिनॉमियल्स की भी करवानी है, इन बिटवीन कभी रिवीजन में ही करवाऊंगी। बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब अब मैं बुक भी ओपन कर लेती ना, उसको भी एक दिन और लग जाता। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ना, two angles are adjacent if they have a common vertex and a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. ठीक है, इसका मतलब ये है कि एंगल ABD और एंगल CBD, इसको तो तुमने एडजेसेंट मांगा, लेकिन अगर मैंने कहा ABC और ABD एडजेसेंट है तो नहीं, कॉमन आर्म तो इनमें भी है। अगर आप ये वाला एंगल देखते हो और ये वाला एंगल देखते हो, इनमें भी कॉमन आर्म है, लेकिन जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स है उनको कॉमन आर्म के आसपास होना चाहिए, मतलब दोनों एक तरफ दूसरी तरफ हो, दोनों एक तरफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैंने नहीं एक समझ एंगल नहीं बनाया, आया। अगर मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है, ये वाला एंगल बनाया, तो अगर मुझे एडजेसेंट लेना है ना इसके साथ, तो जो अगर मान लो मैंने ये वाली कॉमन आर्म ली है दोनों एंगल्स में, आई हैव टेकन
दिस हैज द कॉमन आर्म। तो जो मेरी दूसरी वाली आर्म बनेगी ना, वो सेम साइड पे नहीं बन सकती इसके। ये यहां पर है तो एक यहां पर है ना, तो एक इसको यहां, तो दोनों आमने सामने होंगी। नॉन कॉमन आर्म्स आमने सामने होंगी, दोनों एक साइड पे नहीं हो सकती कॉमन आर्म के। बात समझ में आ गई? ठीक है। नॉन कॉमन आर्म मतलब सेंटर में हमने टेबल रख दिया, तो दो टू स्टूडेंट्स आर, मतलब ये स्क्रीन लगा दी हमने, कुछ यहां बैठे हैं लोग, कुछ यहां बैठे हैं। ठीक है, हम सेम साइड पर नहीं बना सकते सबको। क्लियर होगी बात? इसका मतलब ये है दैट द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स, दे आर नॉट ऑन द सेम साइड, दोनों एक तरफ नहीं होंगी, तभी वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, क्योंकि इसमें कभी असर्शन रीजनिंग में ना ये पूरी चीज ऐसे बोल देते हैं, तो इस चीज को याद रखना। क्लियर हो गया इतना? अब जब ये दो एडजेसेंट एंगल्स, समझ में आ गया ना एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? नाउ व्हेन these two adjacent angles have, यहां पर मान लो मैंने एक को x लिखा, एक को y लिखा, have a sum of 90 degrees, इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 हो जाएगा, तो इनको हम दो एडजेसेंट एंगल्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लिखो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, टू एडजेसेंट भी लिख लो, रैंडमली दो एंगल्स भी लिखो, एक मैंने बनाया एक तुमने बनाया। ठीक है, एडजेसेंट लिखा या फिर कोई भी दो, जब उनका सम 90 हो जाएगा, ठीक है, देन वी से दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो एंगल्स का सम 90। तो ऐसे ही जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, देन वी से द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये वाले क्वेश्चंस ना 1 मार्क में या 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। आपको एक एंगल दिया होगा, उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना। ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में पहले यही कल करवाऊंगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आई विल गिव 5-6 क्वेश्चंस, वो अपनी थ्योरी वाली नोट्स में मांग लेना कि जो क्वेश्चन आएगा उनमें से आएगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी। और कैसे करना है मैं आपको 9th क्लास में समझाऊंगी, 10th में बिल्कुल इजी हो जाता है, 10th में बिकॉज वी टेक 2 वेरिएबल्स। 9th में सिंगल के साथ लेना है तो कैसे करेंगे, वो एक इजी वे आउट है, अगर आपको दूसरी तरह से भी समझ में आता है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो टू एंगल्स हैव द सम 180, देन वी से दिस टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चाहे वो एडजेसेंट में हो, मतलब अगर दो एडजेसेंट में है, मुझे इन्हें सप्लीमेंट्री बनाना है, तो इस वाली आर्म को उठाकर मैं यहां ले आऊंगी। ठीक है, तो x प्लस वाई जो है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर होगी बात? ये मूवमेंट हो रही है, क्लॉक के जैसे हैंड्स होते हैं वैसी मूवमेंट हो रही है। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है, अब मान लो जैसे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर आई ड्रॉ अ रे, सो व्हाट डू वी कॉल दीज टू एंगल्स? x प्लस वाई इज 180 डिग्री, इसको हम एक और चीज लिखते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं एडजेसेंट भी हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, कि मैंने ड्रॉ किया एक आपने ड्रॉ किया और दोनों का सम एग्जैक्ट 180 आ गया, तो हमने कहा अच्छा हमने तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ कर दिए। समझ में आ गई बात? या वो एडजेसेंट वाले भी हो सकते हैं, या अलग अलग है, लेकिन जब वो एडजेसेंट होंगे और उनका सम 180 डिग्री होगा तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, एंगल्स ऑन अ लाइन। अच्छा, पेयर में कितनी चीजें होती हैं? इफ आई सेड पेयर 2, है ना? तो कभी कभी ना इस चीज को भी हम लोग लिख देते थे कि जैसे मैंने ऐसे बनाया, इसको भी बनाया, तो वी नो कि ये एक्स वाई जेड तीन एंगल्स बन गए, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? ये तो हमें बाय ऑब्वियस है जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसमें हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस चीज को हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसको लीनियर पेयर लिख सकते हो, बट बाय थ्योरी या बाय थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में आओ तो दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर, पेयर मींस टू एंगल्स। हाँ, नहीं आएगी उसमें, ये एक्चुअली वो थोड़ी टेक्निकल सी चीज जाती है, ये ऐसा नहीं है बिकॉज उनका सम 180 डिग्री है, बस एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर लीनियर पेयर भी लिखा होगा तो बाय थ्योरी में उसको गलत नहीं कर सकती हूँ, मुझे कहा गया जा रहा है कि इन तीनों का सम 180 है,
तो कहीं ना कहीं लीनियर पेयर की मैंने इस एंगल को लिया और फिर इस एंगल को ले लिया y प्लस जेड को, तब भी तो लीनियर पेयर बना। बस वो रीजनिंग है कि कभी कभी टीचर्स होती है कि नहीं लीनियर पेयर नहीं लिखना, राइट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो लिख देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस भी अंडरस्टैंड। लाइंस या तो इंटरसेक्ट होंगी, या लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, किसी और वे में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आइदर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या हो गया, और द टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक होगी बात ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा जैसे नहीं, मैंने कहा था ना एडजेसेंट तो लिख दिया, पर अलग अलग भी हो सकते हैं, हमेशा नहीं। इसलिए मैं क्वेश्चन कवर करवा रही थी कि व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ x प्लस वाई इफ इट हैज टू बी इफ आई हैव टू मेक इट एज अ राइट एंगल। तो वो करवाना था, वो आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उसी में कवर करवा दिया। लिखा भी था कि एडजेसेंट हो सकते हैं, एडजेसेंट नहीं भी हो सकते। ठीक है, एडजेसेंट हो सकते हैं, एडजेसेंट नहीं भी हो सकते, लेकिन सम चाहिए 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही टू एंगल्स का सम 180, तो वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है दो लाइंस के बीच में। सो यहाँ पर वी से AD इज परपेंडिकुलर टू BC, वी अंडरस्टैंड दिस। पैरेलल लिखना है, ये मान लो PQ है, और ये अगर RS है तो हम लिखते हैं PQ इज पैरेलल टू RS। सो वी नो अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स। ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो पता ही होता है, मतलब वो तो वैसे ही भी शो, उनका कोई सिंबल नहीं है शो करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे इस चैप्टर में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और इस पे थ्योरम भी है, बहुत आसान है। दिस इज थ्योरम 6.1। आएगी तो 2 नंबर में आएगी, वरना नहीं आएगी। थ्योरम 6.1 ही है, ठीक है, बाकी तो पढ़ा देती हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखो क्या होते हैं, किसने बनाया ये? दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो दो लाइंस दे इंटरसेक्ट एट, लेट मी से पॉइंट O। तो चार एंगल्स बनते हैं हमारे पास। वी हैव एंगल 1, 2, 3 एंड 4। मैंने एंगल्स को ऐसे नंबर दे दिया। वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं कि, हाँ, जो 1 और 3 है, 2 एंड 4 है। सो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, कुछ टीचर्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, पर पूरा पूरा ही लिख कर आना, VOA कभी मत लिखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पूरा ही लिखना है। ठीक होगी बात ये? सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का रूल होता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एक चीज यहां पर नोट कर लो, यहां पर ये कॉमन गलती है। मान लो मैंने कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ की है, क्या हो गया? हो गया, हमें नंबर्स की तरह नहीं शो करना। तो मैं थ्योरम तो करवाऊंगी अभी, ये तो समझा रही हूँ। कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है जो आप कॉमन मिस्टेक करते हो, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। ठीक है, क्वेश्चंस में जो होती है, दिस इज नॉट टू बी टेकन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इनमें देखो, यहां पर मैंने नेम दिया A, B, C, D और E, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट सबका है ये O। राइट, अब गलती क्या होती है, आप कहते हो एंगल AOE और एंगल BOC देखने में लगेगा वर्टिकली ऑपोजिट हैं, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट में आपने क्या करना है कि जैसे मैंने ये एंगल लिया BOC, ठीक है, आपने इस वाली रे को देखना है आगे बढ़ रही है, इस वाली रे को भी देखना है आगे बढ़ रही है, तब जाके वर्टिकली ऑपोजिट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे।
तो जब मैं यहां से कहती हूँ ना कि एओ ई लिया मैंने, इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने इसको किया तो मुझे इसके साथ कनेक्टिंग लाइन नहीं मिली। बात समझ में आई? ओ ई, एओ ई लिख लो एंड बीओसी। देखने में बहुत बार लगेगा, अगर नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा था कभी या किसी क्वेश्चन में ऐसा लगने लग जाए तो आपको समझना आना चाहिए कि एओई एंड बीओसी आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज इनमें एक आर्म तो कॉमन है। ये देखो, एक आर्म तो एक लाइन से बन रही है, लेकिन इसकी एक आर्म ऐसे सीधी जा रही है, ये तो टेढ़ा टर्न ले रही है। बात समझ में आ गई? तो ये वाले और ये वाले देखने में लगता है कि वर्टिकली ऑपोजिट है, पर नहीं है। बात समझ में आ गई? एक कॉमन मिस्टेक पेपर्स में हो जाती है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ दिख जाएगा, या कोई टीचर आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन देगी, तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो ट्राई एक्सटेंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक एंगल की दोनों साइड लाइंस को ना वर्टेक्स पर पीछे एक्सटेंड करके देख लो। बात समझ में आ गया? कि अगर मुझे लग रहा है यहां पर, जैसे इसके साथ लिया, तो इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगी ना, रे ओ ई को मुझे उसका साथी नहीं, मतलब उसका कोई रे नहीं मिल रहा, तो ये किसी के साथ वर्टिकली ऑपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाओ थ्योरम पर, हाउ टू प्रूव। आपके वाले में ना मैंने आपको पेयर्स ऑफ एंगल्स में सब समझा दिया, लीनियर पेयर समझा दिया है, एक्सियोम वगैरह सब उसमें आ जाएगा। देन इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री है, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन, ये भी करवा दिया। एग्जांपल्स बाद में करवाएंगे, अब पहले थ्योरम करेंगे। बहुत इजी वाली थ्योरम लिखो। if two lines intersect if two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. अब स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनेगा, इसका प्रूफ नहीं है कोई, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक्सेप्टेड चीज ले ली है। बात समझ में आई? स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका प्रूफ आपको नहीं करवाया। कि क्यों करवाया? इसको बाय थ्योरी आपने या कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली भी ड्रॉ करके आपने सब मेजर कर लिया कि स्ट्रेट लाइन पर हमेशा एंगल 180 डिग्री ही बनता है। ठीक है, इस चीज का प्रूफ है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमेशा जब भी थ्योरम प्रूफ करनी है, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, चाहे उसकी फिगर आपको पेपर में दी हुई है, क्वेश्चन पेपर में, अगर नोटबुक में ड्रॉ नहीं की, पेपर में ड्रॉ नहीं की आपने, तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ज्योमेट्री मीन्स ड्रॉ द फिगर। इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारे पास बुक में तुम्हारा क्वेश्चन है, पूरी फिगर बनी हुई है, मैं इसको इरेज करके तुम्हें मैं प्रूफ लिख दूं, तुम्हें आधा समझ में आएगा, आधा समझ ही नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ऐसे ही टीचर को भी समझ नहीं आता है। बात समझ में आ गई? आपने जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन लिखना है, सो मेक श्योर यू ड्रॉ द फिगर। पेपर में दी हुई है चाहे नहीं दी हुई है, आपको ड्रॉ करनी है। सेकेंड थिंग, इवन इफ यू ड्रॉ विद द पेंसिल स्केल और यू ड्रॉ विद द रफ हैंड, प्रोवाइडेड लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ऐसे ना हो कि लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हो आप। अगर फ्री हैंड ड्रॉइंग ठीक है आपकी, तो आप उसको फ्री हैंड पेंसिल या पेन दोनों से ड्रॉ कर सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू ड्रॉ द फिगर विद द पेंसिल। समझ में आ गई बात? ये जैसे अभी अभी रफ में आप ड्रॉ कर रहे हो ना, और आपको समझ में आ रहा है, पेपर में वो एक्सेप्टेड है, बट इट शुड बी क्लियर। ये ना हो कि हमने फिगर बनाई है, लाइंस को उड़ा रहे हैं, कर्वी लाइंस बना रहे हैं, वैसा नहीं करना। ठीक होगी बात? और अगर सर्कल की बात हो रही है तो आपने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, वो एक्सेप्टेड नहीं होता, ये सर्कल एक्सेप्टेड है। बात समझ में आ गई? चलो, अब आएंगे इसमें। हमने क्या करना है, आपने दो लाइंस इंटरसेक्ट लेनी है, उनको नाम दिया, वी से लाइन ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो गिवन हमें है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। टू प्रूव, अच्छा, एक ना मैंने आपको शायद पहले भी कहा होगा, एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, और एक होती है हिंदी, और एक होती है हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटिकल लैंग्वेज जब मैंने कहा है ना, टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज मेरी क्या होगी? जब मैं इक्वेशंस में बात करूंगी, जो मैंने आपको इस फिगर के हिसाब से बताया कि मैं कहना चाह रही हूं कि एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी, इनका सम 180 है। ऐसे ही एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180।
समझ में आ गई बात? ये हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ट्राई टू कन्वर्ट योर इंग्लिश टू योर मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथ समझनी आसान हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये जैसे इफ आई से बोथ ऑफ अस कैन टाइप 10 पेजेस, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में बात किया, लेकिन अगर मैं टाइपिंग को या मैं मैथ्स में लिखूंगी कि उसने दोनों का जितना भी हमारा प्रोडक्टिव है मैं x+y करके लिख दूंगी इज इक्वल टू 10, दैट इज माई मैथमेटिकल लैंग्वेज। सो मैथमेटिकल लैंग्वेज इज लैंग्वेज ऑफ इक्वेशंस या नंबर्स। बात समझ में आ गई? सम एंगल, सम प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल होगा जब मैं डिफाइन करूंगी 1 2 3 4 क्वेश्चंस किए, मैम कुछ किया है, कुछ का मतलब क्या है, वो इंग्लिश में चलता है। यहां पर आई नीड 2 क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चंस किए, वो क्वांटिफाई करना मतलब हमारी मैथ्स है, ठीक है। तो अब ये प्रूव कर दिया, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, प्रूफ में आ जाओ। 2 लाइंस का प्रूफ है इसका, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। हम अगर हम सीओ ए लिख दे डीओ भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। नाम को मैंने कहा था वर्टेक्स आपका आ जाएगा, एओसी सीओ में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। प्रूफ में हमने क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन उठा लो, चाहे जैसे ए बी उठा लिया हमने, ठीक है। सीडी को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, इस वाले पोर्शन को, इसके राइट। आई हैव जस्ट टेकन ए बी, सो कैन आई से एंगल ओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है लीनियर पे। मैंने ये 2 एंगल्स ले लिए स्ट्रेट लाइन ए बी पर और उनको बोल दिया लीनियर पे, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक एंगल पकड़ लिया, देख लो पहले एक बार, दोनों में से कोई एक एंगल पकड़ लिया, मान लो मैंने ये पकड़ा है, इसके साथ वाला। पहले ए बी पर हमने 2 एंगल्स लिए, अब सी डी लाइन पर लेने हैं जिसमें एक एंगल कॉमन हो। तो सी डी पर एक एंगल कॉमन के साथ या तो मैं ये वाला इन दोनों को लूं, ए बी लाइन पकड़ी, इन पर ये 2 एंगल्स लिए, ठीक है, ये ले ली। अब सी डी वाली लाइन लेनी है, तो इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल आई विल टेक दिस वन, इफ आई एम टेकिंग दिस एंगल आई विल टेक दिस। मतलब अब मैं ले रही हूं एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री, अगेन लीनियर पे। बहुत इजी प्रूफ है, कुछ भी कोई इसमें, बस ये 2 लाइंस का प्रूफ है हमारा। एओडी प्लस बीओडी 180, बीओडी प्लस बीओसी 180। ये दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो इन दोनों का मेजर सेम है, सो वी से यहां पे लिख रही हूं एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी। अब ये हमने बहुत ऑब्वियस लिया, यही यूक्लिड ने बताया था कि अगर 2 चीजें इक्वल होती है ना, उनका सम इक्वल है, तो मतलब 2 तरह की चीजें हैं, दैट मीन्स दे आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल दिस अ वेरी पॉपुलर सेइंग 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, विच वन विल बी हेवियर? सेम। 2 अलग अलग चीजें हैं लेकिन उनका मेजर सेम है, तो हम उनको सेम एक पैरामीटर में ही रखेंगे, तो वही चीज है। इन दोनों का डिग्री मेजर सेम है, इसका मतलब कि एक एंगल एओडी का मेजर होगा 68 90 95, कुछ ऐसा ही एंगल बीओडी का भी कोई मेजर होगा। इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। इसमें से एंगल बीओडी कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। व्हेन आई से 2 एंगल्स आर इक्वल, इनका मतलब इसका मेजर सेम है, इनमें उतनी डिग्रीज है जितनी दूसरे में है। एंगल्स के इक्वल होने का मतलब है कि इनकी डिग्री मेजर सेम है, कि अगर मैंने 60 डिग्री ड्रॉ किया तो एंगल बीओसी भी 60 डिग्री ही है, ठीक है। प्रूव कर दिया एक बार, एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, प्रूव कर दिया ना दोनों में से। मैं क्या लिख रही हूँ, टू प्रूफ में सम लिख दिया। बताओ, एंगल एओडी इज इक्वल टू बीओसी, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, यही तो प्रूफ करना है। सम कैसे होगा, हम लिख रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल और मैं उनको सप्लीमेंट्री लिखवा रही हूँ, ठीक है। वी हैव टू प्रूव द एंगल्स आर इक्वल। तो एक चीज हमने प्रूव कर दी, एओडी इज इक्वल टू बीओसी। थ्योरम में ना आपने लिखना है सिमिलरली, लिखो
सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जो दूसरा पेयर है वो भी लिख दो। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, और यहां आपकी थ्योरम प्रॉपर प्रूव हो गई। हेंस इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हेंस if two lines intersect then the vertically opposite angles are equal। यहाँ पे ठीक सॉरी ऑनलाइन AOD is equal to BOC, सम थोड़ी ना होगा उनका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने प्रूफ को इस प्रूफ को उधर लिख लिया, तो प्रूफ। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, जाओ। वेंसडे को आपका टेस्ट है पॉलिनोमियल